नाउ अ न्यू ऐसे इन फील्ड ऑफ द साइंटिफिक फिक्शन। एक साइंस फिक्शन में एक ऐसे, देखो अब साइंस फिक्शन में अगर ऐसे को लिखना है तो आपको पता है राइटर भी और जो क्रिटिक हो, चाहे आप एक एसेइस्ट कह लें, क्योंकि ये ऐसे है। और ऐसे मैंने बताया था कि कितने ज़्यादा इसमें डीप और थिंक टैंकर्स लिखते हैं जो इस फील्ड के होते हैं, बहुत ही अच्छे सोचने वाले, एक परख रखने वाले, और बहुत ही जिन्होंने डीप स्टडी कर रखी होती है। तो फाइनली डार्को रोनाल्ड सुविन कि जो हमारे पास ऐसे ऑन टीचिंग द साइंस फिक्शन क्रिटिकली, ये हमारे पास डार्को सुविन के बारे में आप ये समझ सकते हो कि एक वेस्टर्न फिलोसोफर, और इसके साथ साथ साइंस फिक्शन की राइटिंग इनकी बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसे इनकी साइंस फिक्शन की राइटिंग 1973 से लेके 80 तक इन्होंने कई सारी साइंटिफिक फिक्शन स्टडी करी है। साइंस फिक्शन की स्टडी करने की वजह से जो हमारे पास ये एक रिसर्च पेपर का पैटर्न है, पर दैट रिसर्च पेपर, वो जो रिसर्च पेपर है इज़ इन फॉर्म ऑफ द पब्लिश्ड रिसर्च पेपर। अब ये पब्लिश हो रखा है तो इट्स अगेन इन फॉर्म ऑफ ऐसे। तो ये ऐसे है हमारे पास, और इसी को अब हम बहुत अच्छी तरह से क्रिटिकल एनालिसिस जो उन्होंने कर रखा है उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो फटाफट इसे शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या है उसमें और क्या नहीं है। पर एक बात ध्यान रखना, देखो थोड़ा बहुत टफ लगेगा आपको ये, पर अगर ये टफ है, इसके अंदर जो टफनेस है वो वैसे भी होना चाहिए, क्योंकि इसमें जितने भी हैं वो जार्गन से, इन स्पेसिफिक फील्ड, जार्गन का मतलब उसी फील्ड की स्टडी। अब फील्ड क्योंकि साइंस है और इन्होंने साइंस के फिक्शंस के फील्ड में बहुत वर्क किया है और बहुत फिलोसोफर है। अब ऐसे जो बड़े बड़े फिलोसोफर होते हैं इनकी लैंग्वेज में भी कुछ ना कुछ तो देखो टफनेस तो आएगी, क्योंकि दिस इज़ नॉट अगेन द नॉर्मल ऐसे, ये नॉर्मल ऐसे नहीं होने वाला, ये आपको पता ही है। इस ऐसे में काफ़ी ज़्यादा जो जो कंसेप्ट होंगे, कुछ ऐसे इनके स्पेसिफिक फील्ड के जार्गन्स होंगे, हमें इन्हीं सब चीज़ को समझना है कि क्या कहना चाहते हैं डार्को रोनाल्ड सुविन, और वो क्या समझाना चाहते हैं हमें इस तरह की चीज़, और उन्होंने क्या क्या अपने रिसर्च में अलग अलग चीज़ को एनालाइज किया और किस तरह से इन सब चीज़ों को हमारे आगे रखा। अब ये कैसा लगेगा अगर कोई कहे कि साइंस के जो फिक्शन है, आपने कितने ही मूवीज़ देखी होगी साइंस फिक्शन के ऊपर, तो ये आपको पता होगा जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये सभी किसके पार्ट हैं, पॉपुलर फिक्शन के। हम सब ने कितने ना जाने कितनी मूवीज़ देखी होगी, जो चीज़ पॉसिबल नहीं है उसको साइंस फिक्शन में दिखाया जाता है। तो एक तरह से प्रिकर्सरिव है, हमें पहले से ही एक प्रिडिक्टेड फॉर्म में दिखाया जाता है, चाहे वो यूटोपिक हो चाहे वो डिस्टॉपिक हो। यूटोपिक का मतलब एक बेहतर फ्यूचर, डिस्टॉपिक का मतलब एक खतरा फ्यूचर में। तो उन सबको डे ड्रीम कहना, या एक तरह से ऐसे कहना कि डे ड्रीम के पार्ट हैं, दिन के सपने हैं, या नरेटिव फिक्शन कह देना एक सही चीज़ नहीं है। देखो नरेटिव का मतलब क्या है, हाँ किसी ने कुछ बोला और एक फिक्शन एक ऐसी काल्पनिक दुनिया दिखा दी जो कि रियलिटी में नहीं पॉसिबल है। पर वो जो वर्ल्ड दिखाया जाता है वो भी एक तरह से उसके पीछे भी कैलकुलेशन होता है, एक रेशनल फैक्ट होता है जिसके थ्रू हम हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं, एक फ्यूचर प्रिडिक्शन जनरेट करते हैं कि ऐसा ऐसा फ्यूचर में हो सकता है। यही जो फ्यूचर प्रिडिक्शन है कुछ लोग मानते हैं इट्स ए पार्ट ऑफ द डे ड्रीम। ये दिन के सपने हैं या एक नरेटिव फिक्शन है, कोई कहानी बुन के झूठी दिखा दी गई है, और इसको कहा जाता है ना आर्टिकुलेटेड, यानी एक तरह से बोल बोल के या दिन के सपने को आप प्रेजेंट कर रहे हो। इसमें रियलिस्टिक बेस पे कुछ होता ही नहीं है। तो साइंटिफिक फिक्शन को सबका मानना है टू शो द रियलिस्टिकली बोथ द नाउ पॉसिबल, जो अभी पॉसिबल होने वाला है, नाउ इम्पॉसिबल, जो इम्पॉसिबल है बट फॉर एवर नॉट इम्पॉसिबल, पर हमेशा के लिए वो इम्पॉसिबल नहीं होगा। देखो अगर साइंटिफिक फिक्शन कोई साइंस की फिक्शियस राइटिंग लिख रहा है, कहने का मतलब ये है कि आने वाली दुनिया किस तरह से हो सकती है, कैसे लोग होंगे और क्या क्या उन्हें प्रॉब्लम्स देखने पड़ेंगे, तो इसी को हम कहते हैं एक तरह का जो हमारा प्रिडिक्शन है, पर प्रिडिक्शन नहीं, वो एक कैलकुलेटिव प्रिडिक्शन है। और ये जो कैलकुलेटिव प्रिडिक्शन है वो कुछ लोग उसमें मानते हैं, कुछ लोग उसे नहीं मानते हैं। तो ये कहा जाता है देखो जो रियलिस्टिक ग्राउंड पे, चाहे वो अभी पॉसिबल हो रहा हो, चाहे आगे आगे इम्पॉसिबल हो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो हमेशा इम्पॉसिबल हो, ऐसी चीज़ों के रिलेशन को मटेरियल वर्ल्ड से कनेक्ट करती है साइंटिफिक फिक्शन। तो बिल्कुल सही है देख, साइंस फिक्शन एक वो चीज़, एक बेहतर तरीका है जो कि अभी हाल फिलहाल एट प्रेजेंट में जो चल रहा है कंसेप्ट, उसके ऊपर आप साइंटिफिक फिक्शन बना सकते हो, चाहे फिर वो इम्पॉसिबल हो या एक ऐसी चीज़ जो कि हमेशा के लिए इम्पॉसिबल हो, उस चीज़ को साइंस को फिक्शन के फॉर्म में डाल के हम प्रेजेंट कर सकते हैं। पर कुछ क्रिटिक का मानना है कि इट्स ओनली द पार्ट ऑफ द डे ड्रीम, ये सिर्फ एक दिन का सपना है। अब सुविन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहते हैं कि एस एफ स्टैंड फॉर, एस एफ का मतलब क्या है, साइंटिफिक फिक्शन, विच इज़ टू अंडरस्टैंड दैट द एस एफ डील्स विद अ सर्टेन काइंड ऑफ द फैंटास्टिकल एक्सटेंशन ऑफ द साइंस एंड बॉर्डर। कि इनका मानना है कि ठीक है जो तुम कह रहे हो
और जो तुम समझ रहे हो, यानी जो बाकी क्रिटिक जो समझते हैं कि साइंटिफिक फिक्शन एक सिर्फ एक तरह का डे ड्रीम है, खाली एक सपना है, एक फिक्शियस वर्ल्ड है। सुविन का मानना है कि जो साइंटिफिक फिक्शन है वो सर्टेन काइंड ऑफ द फैंटास्टिकल एक्सटेंशन ऑफ साइंस, ये साइंस का एक एक्सटेंशन है, अपने रेल्म से, अपने एरिया का एक बाहर का डायमेंशन। ठीक है, विच बॉर्डर्स ऑन द रेल्म ऑफ द इम्पॉसिबल और नियरली इम्पॉसिबल, वो उस चीज़ को डिफाइन करती है जो कि वैसे तो इम्पॉसिबल है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो अभी हाल फिलहाल के लिए इम्पॉसिबल है पर फ्यूचर में क्या पता वो पॉसिबल हो सकती है। तो इस तरह की चीज़ को साइंटिफिक फिक्शन और साइंस फिक्शन में प्रेजेंट किया जाता है। But with what should be, and the literature pursues the ideal or the impossible if the poetic truth cannot be related to the truth। और ये माना जाता है कि देखो जो लिटरेचर है वो हमेशा ऐसी चीज़ दिखाती है जो कि मतलब इम्पॉसिबल हो। जब कोई चीज़ अगर इम्पॉसिबल हो, लिटरेचर उसे प्रेजेंट कर रही है, तो हम ये कह सकते हैं लिटरेचर जिस चीज़ को प्रेजेंट करती है उसके अंदर कोई ट्रुथ फैक्टर होता ही नहीं है। इसे और मैं थोड़ी अच्छी तरह समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे लिटरेचर है, लिटरेचर में ही साइंटिफिक फिक्शन जो कि पॉपुलर फिक्शन का अगेन पार्ट है। तो आप एक ऐसी दुनिया दिखा देते हो जो कि इम्पॉसिबल है ना, साइंस के फील्ड के थ्रू आपने एक ऐसी दुनिया दिखा दी कि भाई ऐसे एलियन आ रहे हैं, वो ये करेंगे वो करेंगे। अब ये पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, ये खुद में एक क्वेश्चन है। पर आपने एक ऐसी दुनिया दिखा दी जो कि रियली आज के फील्ड में ऐसा लग रहा है जो कि इम्पॉसिबल है। तो जब कोई चीज़ इम्पॉसिबल है, और जब इम्पॉसिबल है तो इसका मतलब उसके अंदर ट्रुथ फैक्टर जो सच्चाई है वो ज़ीरो है। ट्रुथ फैक्टर तो है ही नहीं, एक तरह का सिर्फ एक इमेजिनेशन है, एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट है, एक तरह का सिर्फ एक अंदाज़ा है। ठीक है, उसमें ट्रुथनेस तो है ही नहीं। जब तो हम ये कह सकते हैं कि जो लिटरेचर है उसमें ट्रुथनेस का लेवल ज़ीरो होता है, ये क्रिटिक का मानना था। तो सुविन ने बताया कि किस तरह से बाकी लोग समझते हैं साइंटिफिक फिक्शन राइटिंग को, कि लिटरेचर इसे अडॉप्ट करके चल रही है, और लिटरेचर जो साइंटिफिक फिक्शन को दिखाया जाता है सब उसे कहते हैं ये एक लिटरेचर का पार्ट है, इसमें कुछ भी चीज़ कैसी बड़बोला बोल के कुछ भी बोल दिया हो जिसके पीछे कोई फैक्ट नहीं है, ये नहीं है। तो इसी तरह से लिटरेचर जो है वहाँ पे टारगेट पे लिटरेचर को लिया गया कि लिटरेचर साइंटिफिक फिक्शन प्रेजेंट करती है जब वो खुद ही साइंटिफिक फिक्शन जो है वो रियलिटी नहीं है, एक तरह का आने वाली दुनिया को लेके एक अपना खुद का एक विकल्प है, एक खुद की एक मतलब खुद का एक इमेजिनेशन है एक तरह का, कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर में, ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर में। तो मतलब तो ट्रूथनेस फैक्टर होता ही नहीं है। जब ट्रूथनेस फैक्टर है ही नहीं तो इसका मतलब लिटरेचर जो है वो फेक चीज़ प्रोवाइड करती है, एक फिक्शियस दुनिया लेके आती है, और उसमें 0% ऑफ रियलिटी होती है। क्योंकि साइंटिफिक फिक्शन राइटिंग जो है वो एक यूटोपिक एंड डिस्टॉपिक वे को प्रेजेंट करती है, वो खुद ही रियल नहीं है, तो उसमें पोइटिक ट्रूथनेस की बात आई कहाँ से। इसी क्वेश्चन को, ये देखो, ये जो ऊपर का ये जो पूरा पैटर्न है, दिस इज द क्वेश्चन इन द प्रॉब्लम। यही क्वेश्चन एंड प्रॉब्लम जो है सभी के दिमाग के अंदर है। जैसे कि साइंटिफिक फिक्शन एक डे ड्रीम का पार्ट है, दिन के सपने हैं, एक ये नरेटिव है, कोई कहानी बुन देता है, एक झूठी कहानियाँ, ये एक फिक्शियस वर्ल्ड, ये एक ऐसी चीज़ जो कि अभी इम्पॉसिबल है, फ्यूचर में भी पॉसिबल नहीं है, और आगे तो कभी इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकती, आगे कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकती। उन सब चीज़ों को साइंटिफिक फिक्शन प्रेजेंट करती है। तो इसमें ट्रुथनेस का लेवल जो है बिल्कुल ज़ीरो है। अगर ट्रूथनेस का लेवल बिल्कुल ज़ीरो है तो इसका मतलब लिटरेचर जो साइंटिफिक फिक्शन को प्रेजेंट कर रही है वो लिटरेचर झूठी है। अब सुविन इसका आंसर देते हुए क्या कहते हैं, दार्को सुविन, साइंटिफिक फिक्शन को लुक्ड एट एज अ होल, इसे पूरा समझो। ठीक है, तो हम इसको समझते हैं तो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए दैट शुड बी द गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है, टोटल ओवरऑल हर पर्सपेक्टिव को चेक करो। The basic purpose of the fiction is to make the human life more manageable, more meaningful, and the more pleasant, and the means of this selecting the some believable human relationship for the playful consideration and understanding। ये उनकी लाइन है, देखो उसमें क्या बताया इन्होंने, जो बेसिक पर्पस किसी भी फिक्शन का होता क्या है, ताकि वो किसी तरह से ह्यूमन लाइफ को और मैनेजेबल दिखा सके। आप कोई भी साइंटिफिक फिक्शन राइटिंग को अगर पढ़ते हो, साइंस की फिक्शन राइटिंग को, उसमें ये टेक्नोलॉजी जो दिखाई जाती है और अपग्रेडेशन जो दिखाया जाता है, उन सब में ऐसा साफ लगता है कहीं ना कहीं वो ये दिखा रहे हैं कि ह्यूमन लाइफ आगे जाके इन फ्यूचर मीनिंगफुल हो जाएगी और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट की वजह से। तो ये जो चीज़ है ये फ्यूचर को लेके हमें यूटोपिक और हमें बोल्ड और बूस्ट करती है, हमारे फ्यूचर को एक ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करती है, एक क्लियरनेस प्रोवाइड करती है, एक एप्टनेस हमें मिलता है, एक क्लैरिटी मेंटेन रहती है। ये सारा कुछ जो काम करती है वो साइंटिफिक फिक्शन करती है। अगर हम आगे के टारगेट को अगर समझ के नहीं अगर अभी डिसीज़न लेंगे तो हम उस टारगेट तक पहुंचेंगे कैसे। तो हमारा ये कहना
बाकी क्रिटिक्स का ये कहना है कि साइंटिफिक फिक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ द लिटरेचर, और या फिर ये कहना लिटरेचर में जो है वो रियलिटी का परसेंटेज ज़ीरो है, ये खुद ही एक झूठी बात है। क्योंकि जब तक आप फ्यूचर में किसी एक चीज़ को इमेजिन नहीं करोगे तब तक आप उसको एज एन रियल फॉर्म ऑन पेजेस नहीं ला सकते। अब आगे सेकेंड सेक्शन में ये कहा गया है कि इट्स अ पार्ट ऑफ द पैरा लिटरेचर, ये पैरा लिटरेचर का पार्ट है। पैरा लिटरेचर बोल लो या फिर कमर्शियल फिक्शन कह लो या पॉपुलर फिक्शन कह लो, जैसे कि बाकी जो सीरीज़ कवर कर रहे हैं वो सभी किसकी पार्ट है, वो सब जो हम पढ़ रहे हैं वो सब पॉपुलर फिक्शन है। तो पैरा लिटरेचर के अंदर सब आ जाती है, जैसे कि आप कॉमिक को लेके आप कॉमिक बुक्स लिख रहे हो, या आप एक ऐसे जॉनरा लिख रहे हो जो कि एक ऐसे फील्ड में लिख रहे हो जो कि फिक्शस फील्ड हो, साइंस फिक्शन हो या पॉपुलर फिक्शन हो या पल्प फिक्शन हो या कमर्शियल फिक्शन हो। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि रियलिटी में नहीं है पर आप उसके ऊपर लिख रहे हो, चाहे वो कॉमिक राइटिंग हो या कुछ भी हो, या कॉमिक बुक लिख रहे हो, वो सभी किसका पार्ट है, पैरा लिटरेचर का पार्ट है। तो वही बोला जा रहा है कि यानी जो साइंस फिक्शन है एक तरह का पैरा लिटरेचर, क्योंकि इसमें दो चीज़ के बीच में टेंशन एग्जिस्ट करती है, एक तो आइडियोलॉजी और दूसरा क्या है, यूटोपिया। अब दोनों को समझना, देखो एक तरफ हमारे पास क्या है, आइडियोलॉजी, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, यूटोपिया। देखो यूटोपिया का मतलब क्या होता है, एनीथिंग दैट इज़ टोटली अवे फ्रॉम द रियलिटी, रियलिटी के साथ उस चीज़ का कोई कनेक्शन ही नहीं है। और आइडियोलॉजी का मतलब क्या होता है, माइंडसेट, किसका किस तरह का वो है जो दिमाग है, यानी वो जो चीज़ को प्रेजेंट करता है, दैट इज़ द आइडियोलॉजी। तो साइंटिफिक फिक्शन का जो आइडियोलॉजी, जिस तरह से वो साइंस को प्रेजेंट करते हैं, और यूटोपिया जो वो एक एक्सटर्नल दुनिया दिखा रहे हैं जो कि नॉट पॉसिबल है, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं हमेशा टसल चला रहता है, यानी एक तरह का टेंशन है। अब ये टेंशन कैसे देखें, तो जो आइडियोलॉजी प्रेजेंट की जाती है और जो यूटोपिक वर्ल्ड दिखाया जाता है, ये दोनों आपस में जिस तरह से दिखाते हैं वो एक ऐसे लगती है कि ऐसी दुनिया की बात कर रहे हैं दैट इज़ टोटली इम्पॉसिबल, जो कि चीज़ पॉसिबल हो ही नहीं सकती। इसी वजह से ये जो राइटिंग है, साइंटिफिक फिक्शन जो राइटिंग है, वो सारी राइटिंग जो है कि एक तरह का सिर्फ ये यूटोपिक और आइडियोलॉजिकल यूटोपिक सेंस जनरेट करती है, जो जिसका मतलब है कि रियलिटी का उसमें कुछ परसेंटेज होता ही नहीं है। इसका मतलब सिंपल है, एक फिक्शस राइटिंग है, अगर फिक्शस राइटिंग और लिटरेचर इसे प्रेजेंट कर रही है तो यानी लिटरेचर में सिर्फ एक फिक्शस चीज़ प्रेजेंट होती है, और लिटरेचर में जो साइंटिफिक फिक्शन लिखा जाता है वो टोटली फेक, और उसमें जो सिर्फ एक तरह का वो एंटरटेनमेंट का पार्ट है, जबकि उसके अंदर कोई मॉरल और कोई ऐसी चीज़ जो है साइंस और फिक्शन, साइंस से रिलेटेड कुछ होता ही नहीं है। वो सिंपल एक तरह का फ्यूचर को लेके प्रिडिक्शन है। तो ये जो वर्ड आइडियोलॉजी और यूटोपिया, दोबारा समझा रहा हूँ मैं, आइडियोलॉजी का मतलब जो जिस तरह की सोच होती है, यूटोपिया का मतलब जो हमने एक तरह से फ्यूचर को जिस तरह से हम प्रिडिक्ट करते हैं। तो आइडियोलॉजी, साइंस एज एन आइडियोलॉजी, साइंस ये कर सकती है और ऐसा फ्यूचर हो सकता है, ये दोनों चीज़ मिल के कई बार ऐसा लगता है कि जो चीज़ को दिखाया जाता है वो सिर्फ एक इम्पॉसिबल चीज़ और एक ऐसी दुनिया दिखाई जा रही है जो कि टोटली इम्पॉसिबल है, जो कि चीज़ पॉसिबल हो ही नहीं सकती, यानी फेक दुनिया, एक फिक्शियस वर्ल्ड। Sovereign is of the opinion, as a rule, the utopian presentation has to be explicit since it present the alternative। देखो यूटोपिया, सोविन का ये मानना है कि हाँ ठीक है, यूटोपिया एक अल्टरनेटिव है, एक दुनिया से बिल्कुल एक उल्टी दुनिया दिखाई जाती है, उसे हम यूटोपिया कहते हैं। वाइल द आइडियोलॉजी जो है इज सर्व्ड बाय द रिमेनिंग दैट इम्प्लिसिट, आइडियोलॉजी अंदर से आती है लोगों के। बोथ द कॉग्निटिव यूटोपियन एंड मिस्टिफाइंग होराइजन और द इंटीमेटली इंटरवूवन, वही वाली बात बोली, देखो दो चीज़ आपस में आके मिक्स हो जाती है। तो यूटोपिया जो हम चाहते हैं, यूटोपिया का सिंपल मतलब ये होता है, जो चीज़ हम सब एक्सपेक्ट करते हैं इन फ्यूचर और सोसाइटी जो एक्सपेक्ट करती है इन फ्यूचर, और जो हम सब के लिए रिलायबल हो, एक जिसकी हमें नेसेसिटी हो, तो वो सब यूटोपिया प्रेजेंट करती है। इसीलिए तो हम वो ख्वाब में देखते हैं तो सब यूटोपिया कहते हैं। यूटोपिया का मतलब जिस तरह का हम बेहतर दुनिया देखना चाहते हैं, दैट इज़ यूटोपिया। अब जब यूटोपिया आएगी, जिस तरह से अगर तुम आप सोच रहे हो कि ठीक है हमें एक ऐसी चीज़ चाहिए जो ये कर दे वो कर दे, उसके लिए आइडिया जनरेट होंगे, तो यही आइडियोलॉजी प्रोपेल करती है यूटोपिया को, यही यूटोपिक वर्ल्ड को क्रिएट करती है, और यही दोनों आपस में इंटरमिक्स होके फिर जो लिखा जाता है दैट इज़ अगेन द साइंटिफिक फिक्शन, उसी को साइंटिफिक फिक्शन कहते हैं। तो लोगों को कोई काम, देखो जीने का मतलब क्या है और सिंपल लाइफ को लीड करने का मतलब क्या है कि आप हर चीज़ को समझो बेहतर, और अपने जो भी आप कर रहे हो उसे थोड़ा, देखो हर कोई कहीं ना कहीं ये तो चाहता ही है कि कोई चीज़ बिल्कुल ईजी हो, ऐसी दुनिया हो, ये सब कुछ हो, एक पॉजिटिव साइड, ऑप्टिमिस्टिक साइड मूव करना हर कोई चाहता है।
जब आप इस तरह की सोच को चाहते हो कि ये बदल हो, ऐसा हो, समाज ऐसा हो, सब बराबर हो, इस तरह की जो ख्याल होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड यूटोपिया। अगर यूटोपिया जनरेट ना हो तो आइडियोलॉजी अपने आप जनरेट नहीं होगी, और जब आइडियोलॉजी जनरेट नहीं होगी तो इन्वेंशन, डिस्कवरी और ये जो साइंस का और जो बेसिक और भी अलग अलग चीज़ जो साइंस की, वो कैसे आएंगे। तो हर चीज़ जो है वो यूटोपिया जब तक नहीं आएगा, यही यूटोपिया हमारे ऑब्जेक्टिव को सेट करती है, और इसी ऑब्जेक्टिव को फाइनली मीट किया जाता है थ्रू दी आइडियाज़। तो आइडियोलॉजी और यूटोपिया ये दोनों इंटरमिक्स हो जाते हैं इन साइंटिफिक फिक्शन राइटिंग। और इसी को कई लोग कह देते हैं दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द मिस्टिफिकेशन या मिस्टिक है। मिस्टिक का सिंपल मतलब क्या है कि आपने कोई बात बोल दी और आपके पास उसके पीछे एक रीज़न नहीं है, या आपने कोई चीज़ को सिंपल लिखा, वो इसलिए लिखा फॉर द सेक ऑफ एन्जॉयमेंट। जैसे कोई एनिग्मा या फिर कोई सिंपल सी बात है, कोई मिस्टीरियस एक बिल्कुल हट की चीज़ आप लिख रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड द मिस्टिफिकेशन। तो वो यही कहते हैं कि दिस इज़ नॉट रियल, ये सब कुछ रियल नहीं है, इट्स ओनली द पार्ट ऑफ द इमेजिनेशन, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया। ऐसे क्रिटिक कहते हैं, तो ये कहते हैं वो साइंटिफिक फिक्शन दैट इज़ नॉट रियलिटी। जो चीज़ रियलिटी नहीं है हम उसे रियल नहीं मानेंगे। पर हाँ, ये कहा जा सकता है कि साइंटिफिक फिक्शन, ठीक है, इस तरह से। पर सुविन का मानना है साइंटिफिक फिक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ द रियलिटी। वो ऐसी रियलिटी है जो कि थोड़ी दूर खड़ी है, पर एक दिन वो रियलिटी पॉसिबल हो जाएगी। और अगर हम इस तरह से ना सोचें कि यूटोपिक दुनिया को ना क्रिएट करें, तो फिर ये जो सोसाइटी है वो अपग्रेड कैसे होगी, एक लेवल ऊपर तक कैसे जाएगी। ऐसे ही होती है, किसी भी चीज़ को अगर आपको लेके आना है तो उसके लिए पहले आप सोचोगे ना ऐसा ऐसा कुछ हो जाएगा, काश ऐसा होता। वो चीज़ हमें मूव करवाती है। जब वो चीज़ हम मूव करवाती है हमें, तभी हम वर्क करते हैं, तभी हमारी आइडियोलॉजी सेट होती है। फिर ये दोनों चीज़ मिक्स होकर एक न्यू वर्ल्ड को जन्म देती है, एक न्यू इनोवेटिव वर्ल्ड को जन्म देती है। तो ये सब कुछ तो फिर तो रियल है, इसमें फेकनेस है ही नहीं। अब यही सब बात है, ठीक है, ये सारे पार्ट में दिस इज अगेन द नैरेटिव। आप एक बार इसे पढ़ लेना, ये सब कुछ बता रखा है। द टेंशन बिटवीन आइडियोलॉजी एंड द यूटोपिया इज टू मैनिफेस्ट इन ऑल लिटरेचर। जो आइडियोलॉजी और इसके साथ जो यूटोपिया, ये मैनिफेस्ट करते हैं, चीज़ों को बताते हैं इन ऑल लिटरेचर एंड पॉपुलर फिक्शन, कि ठीक है आगे ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, ये सब कुछ। When it was assumed that a certain degree of the education and erudition as well as the social and the economic status, the prerequisite for the assessing the constitutes literature, ये सब कुछ क्या है, देखो ये सारा कुछ एक क्या है, व्हेन इट वाज अज्यूम्ड, जब हम ये एज्यूम कर लेंगे कि कुछ लिटरेचर जो होते हैं वो एजुकेशन, एरुडिशन, देखो अब एरुडिशन का मतलब क्या होता है, इट मीन शोइंग डीप नॉलेज, डीप नॉलेज। ये सब पार्ट फिक्शन का नहीं है, ये सब पार्ट एजुकेशन का है। एरुडिशन डीप नॉलेज का है, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस का है, प्री रिक्विजिट पहले ही अगर आप चीज़ों को बेहतर समझ सको, ये उसका पार्ट है। तो हम एक तरह से ये जो लिटरेचर में जो कॉन्स्टिट्यूट होती है ये सब चीज़, ये फेक नहीं है। ये तो एक सही तरह से मूव करने का तरीका है, एक डिसिप्लिन है, एक एक तरह का एनाटमी है, उस चीज़ को बेहतर समझने का तरीका, जिसमें कि हम उसके अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हैं, फिर उसके थ्रू हम उन सभी डॉट को आपस में कनेक्ट करके एक मीनिंगफुल फ्यूचर को प्रिडिक्ट करा जाता है और उसके ऊपर मूव किया जाता है। तो ये कहना कि डेरोगेटरी स्टेट है पॉपुलर फिक्शन का, या डेनिग्रेशन है, यानी उसमें वो क्लास नहीं होता, वो परफेक्शन नहीं होती, ये सब कहना गलत है। ठीक है, तो एक तो सबसे मेन बात यही बताया गया, द चिल्ड्रन आर नॉट फिट इन द एकेडमिक एक्सरसाइज दस पेविंग द पाथ फॉर द एलिट वर्सेस द पॉपुलर, आल्सो अंडरस्टैंडिंग द कल्चर एज व्हाटएवर इज द बेस्ट रिटन एंड थॉट अबाउट। इसमें हमें देखो सिंपल ये बताना चाह रहे हैं, देखो जो इंग्लिश लिटरेचर में जो पॉपुलर फिक्शन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, इस पॉपुलर फिक्शन का, जो इसे पढ़ने वाले होते हैं ना, जो रीडर, सबसे मेन चीज़ समझो, जो इसके रीडर हैं पॉपुलर फिक्शन के, वो कौन कौन है। अगर आप खुद सोचो तो क्या निकल के आएंगे, बच्चे, बच्चे हैं इसके, और क्या है, वुमेन, औरतें पढ़ती हैं इसे। और बाकी जो मेल हैं वो अपना एक सोफिस्टिकेटेड मूड लेके घूमते हैं कि नहीं हम ये छोटी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, इसमें तो जानवर वानवर की कहानियाँ है, फ्यूचर में ऐसी चीज़ होंगी वैसी चीज़ होंगी, इसका रियलिटी से क्या मतलब, फालतू की चीज़ें लिखी हुई है। तो एक जो मेल सेटअप है और एक सोफिस्टिकेटेड जो सोसाइटी का एक फॉर्मेट जो है कि नहीं ऐसे ऐसे चीज़, ये सब चीज़ बच्चों के लिए है, औरतों के लिए है, इन्हीं चीज़ों की वजह से ये जो पॉपुलर फिक्शन है ये कभी निकल के सबके सामने उभर के नहीं आ रही। यही इनके डेरोगेशन के पीछे इन्हीं सब चीज़ों का हाथ है कि जो जो एल्डर मेंबर है और जो मेल मेंबर है, सिंपली वो जो चीज़ों को डिफ़ाइन करते हैं हाईली सोफिस्टिकेटेड बेसिस पे, कि वो समाज को अच्छी तरह समझते हैं, तो वो पॉपुलर फिक्शन को प्रोवाइड करते हैं। बच्चे ही पढ़ते हैं, सिर्फ वुमेन पढ़ते हैं, तो यही, और या वर्किंग क्लास
या फिर फॉर द सेक ऑफ एन्जॉयमेंट, इन सब चीज़ों के लिए सारी चीज़ें पढ़ी जाती है पॉपुलर फिक्शन को। पॉपुलर फिक्शन को एज ए लिटरेरी पीस ऑफ टेक्स्ट कभी ना पढ़ा गया, ना इसको इतनी अच्छी तरह से समझा गया, जबकि पॉपुलर फिक्शन चाहे वो साइंटिफिक फिक्शन हो, उसे भी इस एंगल से देखना चाहिए कि हाँ, फ्यूचर को लेके कहीं ना कहीं एक इनोवेटिव फॉर्म का एक आइडिया है जो कि टेक्स्ट के थ्रू हमें प्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे फाइन दार्को सविन देखो क्या कह रहे हैं। दार्को सविन यहाँ सिंपल बताना चाह रहे हैं कि जो एक डाइकोटॉमी है, देखो डाइकोटॉमी का मतलब क्या है, सेपरेशन। इस तरह का सेपरेशन है, एक तरफ क्या है एलिट राइटिंग यानी नॉवेल राइटिंग, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग, ऐसे गॉथिक राइटिंग, और एक तरफ क्या है हमारे पास पॉपुलर फिक्शन राइटिंग। तो दार्को सविन ये कह रहे हैं पॉपुलर फिक्शन राइटिंग, एलिट राइटिंग क्या होता है, एक सिंपल राइटिंग है दैट इज टोटली कनेक्टेड टू द रियल वर्ल्ड, है ना, वो रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड है। बट पॉपुलर जो राइटिंग है, पॉपुलर फिक्शन जो राइटिंग है, उसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जिसका मतलब क्या है, जिसमें कि कई सारी चीज़ काम आती है। फर्स्ट थिंग, आप अपने आप को, अपने होप्स को एक्सप्रेस कर सकते हो, अपने ड्रीम्स को एक्सप्रेस करते हैं, उससे एग्रेशन को, लस्ट को, सारी चीज़ को आप एक्सप्रेस करते हो। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द पॉपुलर फिक्शन, उसी को पॉपुलर फिक्शन कहते हैं। तो पॉपुलर फिक्शन एक तरह का कल्मिनेशन है, एक तरह का मिक्सचर है, एक एमेलगेशन है इन सभी फीलिंग का, इन सब चीज़ को रखने का। और एक सोसाइटी के अंदर यही सब चीज़ें ही तो रियल मानी जाएंगी। तो जब इन सब चीज़ों को मिक्स करके किसी को यूटॉपिक फॉर्म में सामने रखा जाता है, तो इसे हम नहीं कह सकते कि एक तरह की ये पैरा लिटरेचर का फॉर्मेट है। SF is a genre which manifests it itself use of the scientific premises often in the fantastical manner। देखो, जो भी हमारे पास साइंटिफिक फिक्शन राइटिंग है वो फैंटास्टिकल तरीके से, फैंटास्टिकल मैनर से रियल चीज़ों को प्रेजेंट करती है, पर वो डिस्टेंट होता है, एक दूर की दुनिया होती है। पर हाँ, दैट इज़ ऑफन से, पर कुछ लोग कहते हैं कि ये एक कॉग्निटिव एस्ट्रेंजमेंट है। इज नेसेसरी मीन्स दैट थ्रू दी विद SF is usually understood, we recognize some aspects of the SF narrative with the realities of this world, some elements। यानी इन सिंपल इसमें कहने का मतलब क्या है, जो SF है यानी साइंटिफिक फिक्शन है, उसमें सारी चीज़ मैनिफेस्ट की जाती है अच्छी तरह से, पर वो ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटिव फॉर्मेट में रखा जाता है। जबकि लोगों को लगता है ये कॉग्निटिव एस्ट्रेंजमेंट है। कॉग्निटिव एस्ट्रेंजमेंट का मतलब इस चीज़ से दूर होना, पसंद नहीं करना, तो ये कॉग्निटिव एस्ट्रेंजमेंट है। लोग जब रियल वर्ल्ड में जीना उन्हें अच्छा नहीं लगता, ये सब रियलिटी सही नहीं लगती, तो वो एक काल्पनिक दुनिया बनाते हैं। दैट इज़ फिक्शन, है ना, दैट इज़ द साइंटिफिक फिक्शन। उसके लिए वो टेक्नोलॉजी प्रेजेंट करेंगे, फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, तो ये साइंटिफिक फिक्शन होता है। तो जो क्रिटिक है वो इस तरह से मानते हैं कि साइंटिफिक फिक्शन जो है वो कॉग्निटिव एस्ट्रेंजमेंट है। देखो, कॉग्निटिव का मतलब क्या है, कॉग्निटिव का प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, साइकोलॉजी में जिस तरह से कॉग्निशन को डिफाइन किया जाता है यानी सोचने की क्षमता। अब कॉग्निटिव स्ट्रेंजमेंट ये है कि मान लो साइकोलॉजी की बेस से मूव करना है हमें, किसी को कई चीज़ बेहतर नहीं मिल पाती, तो वो उस चीज़ की तलाश के लिए एक आइडिया जनरेट करेगा, एक यूटोपिक दुनिया क्रिएट करेगा, पर वो दुनिया रियल नहीं होगी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि साइंटिफिक फिक्शन जो है वो किसी का कॉग्निशन है, ठीक है, वो प्रेजेंट कर रहा है वो। पर ये इस तो जो क्रिटिक्स होते हैं वो सब ये कहते हैं कि बाकी कि साइंटिफिक फिक्शन जो है वो कॉग्निटिव स्ट्रेंजमेंट का पार्ट है। यानी कोई जिसका जो संज्ञान है, सोचने की जो शक्ति है, वो उसे कहीं ना कहीं एक ऐसी दुनिया बना रहा है जो कि एक दूर निकल के जाना है उसे, उसका रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है। एक तरह से सिर्फ रियलिटी को नरेटिव के फॉर्म में, एक फ्यूचर प्रिडिक्टेड फॉर्म में रखा जाता है। तो इसीलिए मैक्सिमम लोग जो साइंस फिक्शन को कॉग्निटिव स्ट्रेंजमेंट मानते हैं कि वो जो सोच है, वो जो कॉग्निशन है, जो थिंकिंग प्रोसेस रियल वर्ल्ड का, उससे ये कहीं दूर है। This contrapuntal and amalgamation of the both opposing things of the scientific fiction appealing similar to what we have discussed in the popular fiction. We discussed following from the Antonio Gramsci that it was most advanced technological innovation and often yet to come for being put together with the core traditional values। तो अब यही बात बोली जा रही है कि एमेलगेशन होता है साइंटिफिक फिक्शन, इतना एमेलगेटेड फॉर्म होता है जैसे कि जो जो चीज़ हमें समाज में लग रहा है ये सब चीज़ और अच्छी तरह से हो सकता है, इन सब चीज़ों को हटा के हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड इनोवेशन। इसी को तो इनोवेशन कहते हैं, डूइंग अ थिंग इन अ डिफरेंट वे, दैट इज़ कॉल्ड इनोवेशन। तो इनोवेशन इसी को कहते हैं। तो साइंटिफिक फिक्शन एक इनोवेटिव फॉर्मेट है, एक आइडिया का सही प्लेसमेंट करना इन फ्यूचर, ये इनोवेशन है। तो ये इनोवेशन है, कोई इमिटेशन नहीं है कि तुमने किसी कॉपी करके किसी वर्क को सामने रख दिया, नहीं। साइंटिफिक फिक्शन के लिए सबसे मेन होना चाहिए
किसी चीज़ को समझने के एक बेहतर और सही तरीके से, क्योंकि जब तक आप उस चीज़ की फ्लॉ नहीं पता कर पाओगे, उसमें कमी, तब तक आप उसके रिगार्डिंग कोई एक आइडिया जनरेट नहीं कर पाओगे। जब आइडिया आप जनरेट करोगे, यही आइडिया जो है आइडियोलॉजी और जो माइंड फ्रेम है, ये बूस्ट कर देगी किस चीज़ को, एक तरह के यूटोपिक एसेंस को। तो एक तरह से यूटोपिक एसेंस को जनरेट करेगी एक दुनिया जहाँ पे हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो ये तो एक एडवांसमेंट, एक टेक्निकल, एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है। तो इनोवेशन को आप ये नहीं कर सकते दैट इज़ टोटली अवे फ्रॉम द रियलिटी। हाँ, दैट इज़, हम ये कह सकते हैं प्रिडिक्टेड रियलिटी। तो साइंटिफिक फिक्शन पैरा लिटरेचर का फॉर्मेट नहीं है, इसको हमें मेन स्ट्रीम में ऐड करना पड़ेगा। जैसे लिटरेचर है, इस लिटरेचर के मेन स्ट्रीम में साइंटिफिक फिक्शन राइटिंग को भी कंसिडर करना चाहिए। ये नहीं कि हम ये बोल दें कि जो भी लिटरेचर या जो भी इस बुक में, हम देखो इसके ऊपर किताबें लिखी जाती है साइंटिफिक फिक्शन के ऊपर, सभी को पता है। अब इस किताबों को सिलेबस में ऐड नहीं करवाया जाता, ना ही इसके ऊपर ज़्यादा इसको पढ़ाया जाता है, यानी एज एन टेक्स्ट पीस ऑफ राइटिंग कोई समझता ही नहीं। सब कहते हैं कि सिर्फ एन्जॉयमेंट के लिए है, मूड फ्रेश हो जाता है, बच्चे और औरतें पढ़ती है इन्हें, ठीक है, टाइम पास के लिए पढ़ा जाता है। ये जो दर्जा दिया जाता है इसके कहते हैं आउट ऑफ स्ट्रीम। तो लिटरेचर के आउट ऑफ स्ट्रीम से रखा जाता है, जबकि जो एकेडमिक स्टडी होती है, एकेडमिक स्टडी में क्या किया जाता है, उसकी एनालिसिस की जाती है, उसकी एनाटमी की जाती है, उसकी पॉजिटिव नेगेटिव सारे कंसेप्ट को समझा जाता है, और ये भी समझा जाता है सोसाइटी के ऊपर इससे क्या असर आएगा, इसके रिगार्डिंग फ्यूचर पे क्या असर आएगा, पास्ट पे क्या असर आएगा। इतना ज़्यादा कंपैरिजन, इतना ज़्यादा उस चीज़ों को समझने का एक तरीका, इसको हम कहते हैं सीरियस एंड द एलिट क्लास ऑफ द राइटिंग, कि हम उसके हर चीज़ को समझ रहे हैं, दैट इज़ टोटली कनेक्टेड टू द रियलिटी। एक रियल ग्राउंड बेस्ड राइटिंग लिखी गई है। पर जब पॉपुलर फिक्शन की बारी आती है तो सिंपल उसे साइड कर दिया जाता है, चाहे वो कॉमिक बुक हो, चाहे वो साइंस फिक्शन हो। हम सिंपल उसे क्या कहते हैं, ये एक पैरा लिटरेचर का पार्ट है, ये लिटरेचर में नहीं है, ये एक आउट ऑफ लिटरेचर का पार्ट है। सिंपल इसे ऐसे ही लिख दिया गया, कुछ भी बोल दिया गया है। और वही जो कुछ भी है वो कुछ भी नहीं होता, वो एक हाइपोथेटिकल प्रिडिक्शन होता है जो कि कैलकुलेटिव फॉर्म में किया जाता है। आइडियाज़ जो भी सोसाइटी में पहले फ्लॉ को समझा जाता है, उस चीज़ को समझने के बाद उसके ऊपर एक कैलकुलेटिव माइंड फ्रेम सेट किया जाता है, जैसे आइडियोलॉजी कहते हैं। यही आइडियोलॉजी यूटोपिया को जन्म देती है, यानी ऐसा हो जाए। जैसे कि अब सिंपल सी बात है, एम्बुलेंस में पेशेंट की डेथ होती है तो एक ऐसा एम्बुलेंस बना देना चाहिए जो कि ऊपर उड़ के निकल जाए, ठीक है, ताकि ज़्यादा ट्रैफिक हो। तो एक तरह का इस तरह की सोच है, ठीक है, ज़्यादा सीरियस मत लेना, ठीक है। तो इस तरह की जो सोच है, तो फ्लॉ चेक किया, इस फ्लॉ के ऊपर आइडिया जनरेट करा, इस आइडिया के थ्रू एक टेक्नोलॉजी, एक फ्रेम, एक फ्यूचर प्रिडिक्टेड बात आपने रखी। तो हम ये नहीं कह सकते, और इसी चीज़ को अगर आप कहीं प्रेजेंट कर रहे हो इन फॉर्म ऑफ द टेक्स्ट, तो ये नहीं कहा जा सकता ख्याली पुलाव है या फ्यूचर को लेके कुछ भी बोल दिया गया, ऐसी चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, वो पॉसिबल नहीं है, बट दैट शुड बी पॉसिबल। वो पॉसिबल हो सकती है अच्छी तरह से, पर उसके लिए क्या चाहिए, एक प्रॉपर इंटेंशन चाहिए, हर कोई उसे सीरियस कंसिडर करे, उसका भी एक पढ़ने का एक अलग तरह से उसे समझा जाए, ठीक है, उसको मेन स्ट्रीम से कनेक्ट किया जाए। ऐसा नहीं कि वो आउट ऑफ स्ट्रीम है, कुछ भी लिखा गया है या बच्चों के लिए लिखा गया है, ऐसा नहीं समझना चाहिए साइंटिफिक फिक्शन को। अब इस वाले कि द रिव्यू एनी टेक्स्ट ऑफ द पॉपुलर लिटरेचर, कोई सा भी पॉपुलर लिटरेचर उठा के अगर हम रिव्यू लेते हैं, यू विल नोटिस, हम नोटिस क्या करेंगे, दैट समवेयर द टेक्स्ट इज हाईली ग्राउंडेड इन द आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। कई जगह टेक्स्ट को अच्छी तरह से ग्रूव किया गया आइडिया के बेस पे। अच्छा, और वो फिर कौन उसके बाद क्या, स्ट्रक्चर ऑफ दिस वर्ल्ड विच मेक्स द रीडर्स व्यूअर्स आइडेंटिफाई विद द नैरेटिव एंड एस एफ साइंटिफिक फिक्शन सिमिलरली स्ट्रक्चर्ड इन ए सिमिलर मैनर। इसको ग्रूव किया जाता है रियलिटी के कंसेप्ट के ऊपर ही। अगर आप रूट्स को चेक करोगे, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी जो ग्रूविंग है, इसको जहाँ रखा गया है वो कुछ ऐसी बात पे नहीं रखा गया, वो एक कैलकुलेटिव और रेशनल फैक्ट के ऊपर रखा गया है। एज जैसे लिटरेचर के स्टूडेंट है तो क्रिटिकली विद द टेक्स्ट नरेटिव फिल्म्स वी नीड टू लुक एट द बोथ द फैंटास्टिकल साइंस एंड आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट टू मेक द सेंस ऑफ साइंटिफिक फिक्शन। हम लिटरेचर के स्टूडेंट की भी ये कहीं ना कहीं एक तरह से होलसम ड्यूटी है कि हम भी इस चीज़ को समझें कि फैंटास्टिकल साइंस या फिर एक फिक्शियस साइंस नहीं होता, इसको भी लिटरेचर की तरह अच्छी तरह से, लिटरेचर में भी हमें इन्हें बिल्कुल अच्छी तरह से समझना चाहिए, इसकी भी एनालिसिस करने चाहिए, सारा कुछ डिक्शन स्टाइल फॉर्मेट सब कुछ समझना चाहिए। इसे भी एज एन हमें सीरियस राइटिंग कंसिडर करना चाहिए। ओनली व्हेन वी विल एबल, तभी हम इसको क्रिटिकली एनालाइज कर सकेंगे। जब तक हम इसे ये ना समझें कि ये भी एक मेन पार्ट ऑफ लिटरेचर का हिस्सा है, ये कोई फालतू की चीज़ नहीं है, जब तक हम इसको एक अच्छी तरह से एनालाइज और क्रिटिकली एनालाइज नहीं कर सकते।
are critically gazed toward these texts on the unearth of the ideology manifest and make us relate it to the popularity of these texts. These days, the popularity of the SF has reached to such a level that many of the children's literature also deal with the SF. आज ये साइंटिफिक फिक्शन का जो एक तरह से हम कह सकते हैं ये अम्ब्रेला इतना है हो रखा है ऊपर कि इसके अंदर कई सारे चिल्ड्रंस लिटरेचर भी इसी के पार्ट माने जाते हैं। जो बच्चों के जो लिटरेचर है वो भी साइंटिफिक फिक्शन का हिस्सा माना जा रहा है, और इस साइंटिफिक फिक्शन को जो पैरा लिटरेचर के कंसिडर करने से बेहतर है कि इसे एज ए मेन स्ट्रीम ऑफ लिटरेचर राइटिंग में रखा जा रहा है, जिसके ऊपर क्रिटिक एनालाइज करते हैं और इन्हें अच्छी तरह से समझते हैं। यहीं पे फाइनली ये सारा कुछ ख़त्म हो गया। आपको शायद समझ आ गया होगा, अगर आपको नहीं आया तो नीचे प्लीज़ कमेंट कर देना कौन सी लाइन नहीं समझ आई या इसके रिगार्डिंग और आपको क्या क्या नहीं समझ आया। इस तरह से हमने एक और साइंटिफिक फिक्शन या एक और हम कह सकते हैं एक ऐसे को कंप्लीट किया। ऐसे थोड़े टफ होते हैं समझने के लिए क्योंकि इनको लिखने वाला कोई आम इंसान नहीं होता। एक साइंटिस्ट हो सकता है, एक रिसर्चर हो सकता है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े थिंक टैंकर्स होते हैं, मैंने कई बार बताया, जिन्हें लिखने का काम दिया जाता है, जो सोचते हैं, कई साल पढ़ते हैं, फिर जाके एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट देते हैं। तो ये जो साइंटिफिक फिक्शन था इसको पढ़ के आपको समझ आएगा कि इन्हें भी पैरा लिटरेचर को भी मेन में कंसिडर करना चाहिए, इनको भी एक वैल्यू देनी चाहिए, ना कि इन्हें पॉपुलर फिक्शन या चिल्ड्रंस राइटिंग या फिर वुमेन्स राइटिंग करके नहीं छोड़ना चाहिए। तो यहाँ पे थैंक यू, और इसी तरह से आप सबका जो है प्यार मिलता रहे, और इस चैनल को अच्छी तरह से आप नीचे कमेंट्स करते हो, अच्छा लगता है काफ़ी सुनने में और देखने में भी। ठीक है, तो फाइनली थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।